सबसे आज हम लोग लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे वो कन्वेयर से रिलेटेड क्लास करे थे। लास्ट क्लास जो हम लोग किए थे वो कन्वेयर से रिलेटेड क्लास किए थे, जो लास्ट क्लास था न्यूमेरिकल का। आज से हम लोग वाइंडिंग पे पढ़ेंगे, वाइंडिंग सिस्टम का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेन हम लोग फोकस करेंगे न्यूमेरिकल का। थ्योरी तो आप लोग को पढ़ा ही जा रहा है, लेकिन साथ में हम लोग कुछ कुछ थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा डीप में हम लोग जाएंगे नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ठीक है। मेन हम लोग इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर इन अ वाइंडिंग। Which of the following is not a component of suspension gear in winding? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए सभी लोग। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि सस्पेंशन गियर होता क्या है। देखो, सस्पेंशन गियर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। सस्पेंशन गियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे हमारा केज या फिर जो भी टब है वो अटैच रहता है, ठीक है। इसमें इस अरेंजमेंट में हम लोग क्या समझेंगे, अरेंजमेंट में क्या क्या चीज इंक्लूडेड रहता है। देखिए, सबसे पहले एक रोप रहता है। सबसे पहले एक हमारा रोप रहेगा। रोप से एक कैपल अटैच रहेगा, ठीक है। एक रोप कैपल हमारा यहाँ से अटैच रहेगा, ठीक है। इस कैपल ये जो कैपल है वो डिटैचिंग हुक, जिसको हम लोग सेफ्टी हुक भी बोलते हैं, उससे हमारा जो रोप कैपल है वो डी लिंक के मदद से ये हमारा डिटैचिंग हुक या फिर सेफ्टी हुक भी बोल सकते हैं, वो यहाँ से जुड़ा रहता है, ठीक है। फिर वो जो सेफ्टी हुक है वो हमारा बुल चेन से जुड़ा रहता है, ठीक है। वो कैसे जुड़ा रहता है? डी लिंक के द्वारा, ठीक है। डी लिंक के मदद से हमारा बुल चेन जुड़ा रहता है। और वो जो बुल चेन है वो हमारा जुड़ा रहता है ट्रैंगुलर प्लेट से। ये इसको आप लोग ट्रैंगुलर प्लेट मान सकते हो। ट्रैंगुलर प्लेट से हमारा जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? यहाँ पर बुल चेन जुड़ा रहता है, ठीक है। बुल चेन यहाँ पे जुड़ा रहता है। और बुल चेन से क्या अटैच रहता है? बुल चेन से हमारा डिटैचिंग हुक या फिर सेफ्टी हुक से जुड़ा रहता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये सेफ्टी हुक या फिर डिटैचिंग हुक करता क्या है। सेफ्टी हुक या फिर डिटैचिंग हुक का मेन जो काम होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये ट्रायंगुलर प्लेट से जुड़ा रहता है। और वो जो ट्रायंगुलर प्लेट है वो हमारा केज चेन से तीनों साइड जो है, जो ट्रायंगुलर प्लेट का जो 3 डायरेक्शन से हमारा केज का चेन जुड़ा रहता है, ठीक है। और वो जो केज का जो चेन है ऐसे जुड़ा रहता है और यहां से हमारा केज अटैच रहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये जो अरेंजमेंट क्या करता है कि वो जो अरेंजमेंट जो है ट्रायंगुलर प्लेट का जो अरेंजमेंट है वो इक्वल और यूनिफॉर्म जो टेंशन है वो अप्लाई करके रखता है हमारा केज पे, ताकि वो टूटे ना। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स केज पे हमारा ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है वो हमारा प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, और ये जो डिटैचिंग हुक का जो ये जो डिटैचिंग हुक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ये जो डिटैचिंग हुक है उसमें 2 पिन यहाँ पे पिन रहता है, ठीक है, ठीक है। इस पिन को हम लोग सियरर पिन भी बोलते हैं, ओके। बेसिकली ये जो डिटैचिंग हुक है वो करता क्या है? डिटैचिंग हुक हमारा करता क्या है कि जैसे कि ये जो हमारा रोप जो हेड गियर अरेंजमेंट में जो हमारा
वाइंडिंग करता क्या है, वाइंडिंग का काम क्या है कि अंदर से हमारा मैन या फिर मटेरियल को नीचे से शाफ्ट के बॉटम से हम लोग को ऊपर लेके जाना, यही मेन काम है। तो अब होता क्या है कि ये जो अरेंजमेंट, जो रोप का जो सस्पेंशन गियर का जो अरेंजमेंट है, उसमें सेफ्टी हुक, जो एक सेफ्टी डिवाइस है या फिर उसको डिटैचिंग हुक है, वो बेसिकली करता क्या है कि जब जो हमारा केज है, अगर वो केज जो है, अगर हमारा मान लो ये शाफ्ट है, हमारा ये शाफ्ट है, मान लो हमको करना क्या है कि सस्पेंशन गियर को करना क्या है कि केज को उठा के यहाँ पे हमारा शाफ्ट के ओपनिंग पॉइंट पे हम लोग को ला के रख दे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो केज है वो ओवर वाइंड हो जाता है। ओवर वाइंड के कारण क्या होता है कि ये यहाँ पे ना रुक के ये ऊपर की तरफ घिंचा जाता है। जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो वो हमारा डेंजर हो गया। तो उस डेंजर को बचाने के लिए जब ओवर वाइंडिंग होता है, उस ओवर वाइंडिंग के कारण सेफ्टी को बचाने के लिए डिटैचिंग हुक करता क्या है कि ये जो करता क्या है कि ये रोप को डिटैच कर देता है, और जो ये रोप को जो डिटैच कर देता है, और जो केज को है वो अलग से जाके एक बेल प्लेट एक हेड गियर में एक बेल प्लेट होता है, उसमें जाके केज को लटका देता है। तो डिटैचिंग हुक का मेन क्या काम हो गया कि ओवर वाइंडिंग जब होगा उस केस में हमारा सेफ्टी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करेगा? केज को बेल प्लेट से जाके लटका देगा, बेल प्लेट में जाके लटका देगा, जो हेड गियर का एक अरेंजमेंट होता है उसमें जाके लटका देगा, और जो रोप का जो अटैचमेंट है उसको डिटैच करवा देगा केज से। मतलब ये अटैचमेंट इधर डिटैच हो गया, और डिटैचिंग हुक क्या किया कि बेल प्लेट से जाके यहाँ पे हमारा केज को लटका दिया। तो यही हमारा मेन काम होता है सेफ्टी हुक या फिर डिटैचिंग हुक का। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? बताइए, आप लोग को समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? अब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर इन वाइंडिंग। इसमें से कौन सा पार्ट है वो सस्पेंशन गियर का पार्ट नहीं है? रोप कैपल सस्पेंशन गियर का पार्ट है कि नहीं है? बताइए सभी लोग। रोप कैपल, देखिए रोप कैपल सस्पेंशन गियर का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। रोप कैप रोप कैपल सस्पेंशन गियर का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। दूसरा, डी लिंक भी सस्पेंशन गियर का पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है। डी लिंक क्या करता है कि रोप कैपल और डिटैचिंग हुक को अटैच करके रखता है। ठीक है। बुल चेन देखिए यहाँ पे बुल चेन है। बुल चेन क्या करता है? जो हमारा ट्रैंगुलर प्लेट को और जो डिटैचिंग हुक है उससे हमारा जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये तीनों सही होगा। तो कौन सा पार्ट नहीं होगा? बेल प्लेट किसका पार्ट होता है? हेड गियर का पार्ट होता है। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग हेड गियर, फ्रिक्शन वाइंडिंग, ये सब के बारे में हम लोग आगे के क्लास में जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को कोई डाउट? आप लोगों को कोई डाउट? थ्योरी क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, आगे चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के क्लास में। चले, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। पर्पस ऑफ ऑटोमेटिक कॉन्ट्रवेंसेज इज, ऑटोमेटिक जो कॉन्ट्रवेंसेज है उसका क्या काम रहता है? देखिए, एक सस्पेंस, जब हम लोग गियर, जब वाइंडिंग जब पढ़ेंगे जब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो सेफ्टी डिवाइसेस इन वाइंडिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आता है। ठीक है, उस सेफ्टी डिवाइसेस में सबसे पहला जो डिवाइस है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटैचिंग हुक। सबसे पहला जो डिवाइस है वो डिटैचिंग हुक है। डिटैचिंग हुक मेनली का क्या काम करता है? डिटैचिंग हुक मेनली क्या करता है, जब ओवर वाइंडिंग होगा, ओवर वाइंडिंग जब होगा तब हमारा डिटैचिंग हुक क्या करेगा कि हमारा जो हमारा केज है उसको जाके बेल प्लेट में जाके लटका देगा, तो उससे हमारा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होता है वो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंसेज होता है। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंसेज एक डिवाइस होता है वाइंडिंग में। वो बेसिकली करता क्या है कि वो हमारा एक तो ओवर वाइंडिंग से भी बचाता है, ओवर वाइंडिंग नहीं होने देता है, ओवर स्पीडिंग नहीं होने देता है, और इंश्योर करता है कि स्लो बैंकिंग हो, इंश्योर करता है कि स्लो बैंकिंग हो। ठीक है, तो ये हमारा 169 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑल दी एबव हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस मेनली क्या काम करता है? स्लो बैंकिंग। स्लो बैंकिंग मतलब कि जैसे केज है, केज नीचे की तरफ जा रहा है, शाफ्ट में नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे जब जाएगा, जब नीचे जब जाएगा तो वो क्या करेगा कि इस जो केज का जो स्पीड है उसको ऐसे मेंटेन करके लेके जाएगा कंट्रोलर के मदद से, ताकि वो केज का स्मूथ लैंडिंग हो सके। जब स्मूथ लैंडिंग होगा तो इसमें सेफ्टी ये बरकरार रखेगा। तो स्लो बैंकिंग करेगा, ओवर स्पीडिंग नहीं होने देगा, मतलब स्पीड कंट्रोल करेगा, और ओवर वाइंडिंग नहीं होने देगा, ज्यादा वाइंड नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसका आंसर 169 ऑल दी एबव हो जाएगा। ओके, 169 का डी हो जाएगा। बिल्कुल दीपक खुशवाहा बोल रहे हैं कि ऑल दी एबव, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या हम लोग? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। मैच दी फॉलोइंग क्या काम मैच करिए भाई, 170 का आप लोग आंसर बताइए। 170 का आंसर बताइए। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग एक दो न्यूमेरिकल पहले कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इजी न्यूमेरिकल है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रम वाइंडिंग के बारे में अच्छे से समझेंगे, ड्रम वाइंडिंग के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग फ्रिक्शन वाइंडिंग, ऐसे आप लोग को थ्योरी क्लास में बताया जाएगा, लेकिन मैं एक बार आप लोग को रिकैप करवा दूंगा। ठीक है, और तीसरा चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सेफ्टी डिवाइसेस पढ़ेंगे। ये तीन जो चीज है वो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो कल का इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर किसी को थ्योरी में अगर इंटरेस्ट है तो मैं बताऊंगा। तो देखिए 170 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। बताइए क्या हो जाएगा? किसी ने सॉल्व किया है क्या? देखिए ड्रम वाइंडिंग में क्या होता है, ड्रम वाइंडिंग में डिटैचिंग हुक लगा रहता है, मैं अभी पता है डिटैचिंग हुक मतलब सेफ्टी हुक। पी का 2 हो जाएगा। ठीक है, पी का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीबेंसेज आर का क्या होगा? आर का 4 होगा। आर का क्या होगा? आर का पहले समझते हैं ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीबेंसेज का क्या होगा। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीबेंसेज क्या करता है? ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग और इंश्योर स्लो बैंकिंग करता है। तो वो किसके मदद से? कंट्रोलर एक लगा रहता है, उसके मदद से हमारा जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीबेंसेज है वो काम करता है। तो आर का 4 हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है। एस, रोप हॉलेज, हॉलेज पढ़े थे हम लोग, तो डायरेक्ट रोप हॉलेज पढ़े थे, फ्रिक्शन हॉलेज, डायरेक्ट रोप हॉलेज, मेन एंड टेल रोप हॉलेज। तो रोप हॉलेज में क्या रहता है, कौन सा डिवाइस रहता है, स्टॉप ब्लॉक। ठीक है, मैं बताया था। एस का 3, बाकी क्या बच गया ऑप्शन, क्यू का 1। क्यू का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हिंज प्लेटफॉर्म रहता है फ्रिक्शन वाइंडिंग में। ठीक है, क्या आंसर हो गया, पी का 2। मतलब ड्रम वाइंडर में क्या रहता है, डिटैचिंग हुक रहता है ऑब्वियसली। क्यू में 1, फ्रिक्शन वाइंडर में हिंज प्लेटफॉर्म रहता है। आर में 4, आर में ऑटोमेटिक कंट्रोवेंसेज में मैं बताया कि कंट्रोलर के माध्यम से वो स्पीड कंट्रोल करता है, तो लिली कंट्रोल हो जाएगा। और एस का 3, एस मतलब रोप हॉलेज में क्या, कौन सा डिवाइसेज लगा रहता है, स्टॉप ब्लॉक, जो प्रिवेंट करता है बैकवर्ड मूवमेंट को। टब का जो बैकवर्ड मूवमेंट को जो प्रिवेंट करता है वो हमारा स्टॉप ब्लॉक करता है। ठीक है, ओके। किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को कोई डाउट इसमें, आप लोगों को समझ में आ रही है। चले गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस इज द टॉर्क डायग्राम ऑफ अ फ्रिक्शन वाइंडिंग, फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ए टॉर्क फॉर अ कंप्लीट साइकिल एंड व्हाट इज साइकिल टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इस फिगर को अच्छे से देखिए, इस फिगर को अच्छे से देखिए। इस फिगर में क्या दिया दे रहा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ टॉर्क का जो आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 130। एक साइड में हमारा वाई जो डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन में हमारा टॉर्क दिया हुआ है। ओके, और एक्स डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग अच्छे से देखिए, ये जो टॉर्क है 130, जो टॉर्क है 130, जो टॉर्क है, टॉर्क जो 130 है, 130 जो टॉर्क है, उसका साइकिल टाइम बताइए क्या दिया हुआ है। 130 जो टॉर्क है उसका साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिगर से समझिए। ये 130 का टॉर्क है और इसका साइकिल टाइम क्या है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो इसका टाइम क्या दिया हुआ है, T1, 10 सेकेंड। ओके, टॉर्क 1। टॉर्क 2 बताइए क्या दिया हुआ है, मान के चलिए 120 है, देखिए 120 है। 120 का हमारा टाइमिंग क्या दिया हुआ है, 120 का हमारा टॉर्क का टाइमिंग क्या है, कितना टाइमिंग है, 120 का कितना टाइमिंग दिया हुआ है, ड्यूरेशन देखिए यहां से यहां तक का ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है, 20। तो T2 क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। ओके, T2 क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। टॉर्क 3, इसका टाइमिंग क्या दिया हुआ है, इसका जो आरएमएस वैल्यू टॉर्क का क्या दिया हुआ है, 50। ओके, और T3 कितना दिया हुआ है, T3 कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा T3 दिया हुआ है। ठीक है, और लास्टली T4 क्या हो जाएगा, लास्टली ये जो T4 है इसको हम लोग जीरो कंसिडर करेंगे, ये जो टॉर्क है ये तो हमारा एक्स एक्सिस पे जीरो हो जाएगा। तो लास्टली का जो टॉर्क है T4 हम लोग कंसिडर करते हैं जीरो हो जाएगा।
ठीक है। और साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, साइकिल टाइम देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा 4 इक्वेशन हम लोग निकाल के लाए, फिगर से हम लोग 4 इक्वेशन लेके आए। आप लोग को इतना समझ में आया? बिल्कुल। 130 का 10 सेकेंड, दीपक कुशवाहा बोल रहे हैं। 120 का 20 सेकेंड, 50 का 10 सेकेंड और 0 का 10 सेकेंड। ठीक है, चले। अब सबसे पहले हम लोग साइकिल टाइम निकालते हैं। साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, सारे को जोड़ देंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये हमारा टोटल साइकिल टाइम आ जाएगा। तो टोटल साइकिल टाइम क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10। तो टोटल साइकिल टाइम क्या आ जाएगा, 50 सेकेंड। ये हमारा टोटल साइकिल टाइम आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग यहीं से हम लोग ऑप्शन भी मार सकते हैं, लेकिन मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है। अब यहीं से हम लोग आंसर बता सकते हैं कि ये 50 सेकेंड है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि साइकिल टाइम तो एक ही में 50 सेकेंड दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं आगे आप लोग को आरएमएस वैल्यू निकालना बता देता हूँ। क्योंकि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये चारों सेम ही दिया रहेगा तो आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है, तो टॉर्क जो निकलेगा वो उसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैं बताऊं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, एक फॉर्मूला है, हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, और उसके साथ में ये भी बता रहा हूं कि वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप लोग ये लिखो कि जो टोटल जो टॉर्क होगा का आरएमएस जो वैल्यू होगा वो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो टॉर्क 1 का स्क्वायर इंटू T1 प्लस टॉर्क 2 का होल स्क्वायर इंटू T2 प्लस टॉर्क 3 का होल स्क्वायर इंटू T3 प्लस टॉर्क 4 का होल स्क्वायर इंटू T4। ये सो ऑन चलता रहेगा, इंटू T4, ये सो ऑन चलता रहेगा। सो ऑन कितना तक चलेगा, टॉर्क n का होल स्क्वायर इंटू Tn। ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 से Tn तक। तो ये हमारा टोटल इफेक्टिव टॉर्क का वैल्यू हमारा इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग का 4 ही टॉर्क का वैल्यू हम लोग यहाँ से ज्ञात किए हैं। तो टॉर्क 1 का होल स्क्वायर इंटू T1 प्लस टॉर्क 2 का होल स्क्वायर इंटू T2 प्लस टॉर्क 3 का होल स्क्वायर इंटू T3 प्लस टॉर्क 4 का होल स्क्वायर इंटू T4 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। टॉर्क 1 का होल स्क्वायर, टॉर्क 1 कितना दिया हुआ है 130, तो 130 का होल स्क्वायर इंटू T1 कितना हम लोग को दिया हुआ है 10 इंटू 10 प्लस टॉर्क 2 का होल स्क्वायर, टॉर्क 2 कितना दिया हुआ है 120, तो 120 का होल स्क्वायर इंटू कितना है T2 20 प्लस टॉर्क 3 का क्या वैल्यू है 50 का होल स्क्वायर इंटू टॉर्क 3 क्या है 10 प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 0 का होल स्क्वायर इंटू 10, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है आप लोग सॉल्व कीजिए। 130 का होल स्क्वायर इंटू 10 कीजिए, कितना आएगा 130 का होल स्क्वायर इंटू 10 कीजिए, 130 इंटू 130 इंटू 10 169। इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग, एक बार सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है।
कितना हो गया, √9640। तो √9640 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 98.13। तो इतना टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 98.13। ठीक है। वैभव सिंह बोल रहे हैं कि 0 से इंटू होगा तो, क्या बोल रहे हो? वैभव सिंह बोल रहा है कि सर एक्स्ट्रा 10 क्यों लेंगे, वो तो कट जाएगा ना, 0 से इंटू होगा तो। एक्स्ट्रा 10 कहाँ लिए बाबू, एक्स्ट्रा 10 यहाँ पे देखो क्या है, एक्स्ट्रा 10 यहाँ पे कहाँ लिए हैं, देखो यहाँ पे हमको लिखना है टॉर्क 4 का होल स्क्वायर इंटू T4। तो टॉर्क 4 का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 0। तो 0 का होल स्क्वायर इंटू T4 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो इंटू 10, तो 0 का होल स्क्वायर इंटू 10, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। लेकिन नीचे में टॉर्क का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ T1 T2 T3 और T4 का वैल्यू है। तो नीचे में हम लोग सिर्फ T4 मतलब कि साइकिल टाइम ऑफ फोर्थ जो वैल्यू है उसका साइकिल टाइम बस ले रहा है। तो साइकिल टाइम नीचे तो बस 10 ही ले रहे हैं, इसमें 0 का कोई कंपोनेंट ही नहीं है वैभव, तो इसमें कट तो नहीं हो पाएगा। समझे वैभव, समझ में आया तुम्हें? ऊपर का जो वैल्यू है उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, दीपक सही समझाया। वैभव अब समझ में आ गया, हाँ वैभव को भी समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लो। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में देखो, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बताया हूँ उसको अच्छे से एक जगह नोट कर लो, ताकि लास्ट टाइम जब रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। तो ऐसा ही मैं अभी जब कन्वे ये वाइंडिंग सिस्टम जब पढ़ा रहा हूँ तो उसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है। और आगे जैसे जैसे क्लास हम लोग बढ़ाएंगे, आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस वाइंडर राइजेस 2000 टन पेलोड पर डे फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर। मतलब कि एक वाइंडर है, ठीक है। हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि वाइंडर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडर पढ़ेंगे। तो मान के चलो एक वाइंडर है, वो क्या कर रहा है कि 2000 टन कोयला, मतलब 2000 टन जो कोयला है पर डे हमारा नीचे से ऊपर लेके आ रहा है। ठीक है, कितने डेप्थ, कितने साफ्ट का डेप्थ में, 500 मीटर साफ्ट के डेप्थ में। ठीक है, 500 मीटर साफ्ट के डेप्थ से हमारा जो वाइंडर है वो 2000 टन कोयला पर डे लेके आ रहा है। ठीक है, पर डे इतना कोयला ला रहा है। तो एक चीज बताइए, और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पे लोड ऑफ अ केज, मतलब केज का अपना जो कैपेसिटी है, पर केज का जो कैपेसिटी है वो 7 टन है। 7 7 टन, 7 टन जो केज है, एक जो मान लो केज है, इसका कैपेसिटी हमारा 7 टन है। ठीक है, ठीक है। तो हमको साइकिल टाइम निकालना है इन सेकेंड में, मतलब केज का साइकिल टाइम निकालना है। और इसमें मान रहा है कि कोई डिले नहीं है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल में कोई डिले नहीं है, उसका एज्यूम ले रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है साइकिल टाइम मतलब निकालो। तो साइकिल टाइम क्या निकलेगा, साइकिल टाइम क्या होता है कि एक बार केज को नीचे से ऊपर आने में, नीचे से ऊपर जाने में केज को कितना समय लगेगा, पहले ऊपर से नीचे आएगा और नीचे से ऊपर जाने में केज को कितना समय लगेगा, वही साइकिल टाइम होगा। तो नीचे से ऊपर जब केज जाएगा एक बार, तो कितना लोड लेके जाएगा, मतलब 7 टन कोयला को
नीचे से ऊपर ले जाने में जितना समय लगेगा वही साइकिल टाइम हो जाएगा। मतलब साइकिल टाइम क्या होता है कि एक बार केज को नीचे से ऊपर ले जाने में कितना समय लगेगा वही होता है साइकिल टाइम। ठीक है, तो साइकिल टाइम जो बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगा, तो साइकिल टाइम क्या हो जाएगा कि 7 टन कोयला, मतलब एक बार में कितना कोयला लेके जा सकता है, 7 टन। तो 7 टन कोयला को, मतलब 7 टन कोयला को नीचे से ऊपर लेके जाने में कितना समय लगेगा वही हमारा साइकिल टाइम है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2000 टन कोयला को ले जाने में 24 घंटा लग रहा है। 2000 टन कोयला को ले जाने में हमारा कितना घंटा लग रहा है, 24 घंटा। ठीक है, ठीक है, 24 घंटा। तो मतलब 24 आवर में वो 2000 टन कोयला लेके चला जाएगा। तो 1 घंटा में कितना कोयला लेके चला जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 24, मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 24, मतलब इतना टन कोयला 1 घंटा में लेके जाएगा। मतलब कितना हो गया, 83.33 टन। मतलब इतना टन कोयला हमारा 1 घंटा में लेके जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 83.3 टन कोयला को ले जाने में कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा। 1 आवर, 1 आवर मतलब क्या हो गया, 83.3 टन कोयला को ले जाने में मतलब 36, क्या हो जाएगा, 60 × 60, मतलब 3600 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो 1 टन कोयला को ले जाने में कितना समय लगेगा, 3600 डिवाइडेड बाय 83.3, इतना टन। तो 7 टन कोयला को ले जाने में कितना समय लगेगा, 7 टन कोयला को इंटू सेवन। तो यहां से हम लोग आ जाएगा आंसर 3600 डिवाइडेड बाय 83.3 इंटू 7, इतना सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, एक बार सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आएगा, 300 अराउंड आ जाएगा, 302 या 3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइकिल टाइम निकल गया हमारा 303 सेकेंड। साइकिल टाइम हम लोग निकालना आगे पिछले क्लास में बहुत सारा क्लास जब किए थे उसमें हम लोग पढ़े थे, डायरेक्ट रो कॉलेज में साइकिल टाइम निकालना, एंडलेस रो कॉलेज में। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया, किसी को कोई डाउट। हाँ हाँ, ये दीपक कुशवाहा बोला कि इम्टी आने का टाइम भी, हाँ हाँ बिल्कुल 24 आवर में ही वो इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में वो टोटल लेके चल रहा है 24, वो नीचे से ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में। ओके, देखिए 171 के बाद हम लोग डायरेक्ट जंप किए हैं 174 पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कल के क्लास में मैं 172 और 173 नंबर क्वेश्चन कल के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आया, यहां तक समझ में आया सभी को, किसी को कोई डाउट है? एक और बता दो कि किसी को कोई डाउट है इसमें। वैभव सिंह पूछ बोल रहा है कि लास्ट क्वेश्चन फिर से। अरे लास्ट क्वेश्चन तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइकिल टाइम निकालना है। तो कोई भी केज का साइकिल टाइम क्या होता है कि एक बार ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे कोयला लोड करेगा, एक केज है मान लो, नीचे कोयला लोड करेगा, कोयला यहाँ पे देखो लोड करेगा, पहले ऊपर से नीचे आया तो मान लो कि चलो ऊपर से नीचे आने में T1 समय लगा। ठीक है, उसके बाद कोयला लोड किया, कोयला लोड करने के बाद कितना कोयला लोड करेगा, जितना इसका केज का कैपेसिटी है। केज का कैपेसिटी है 7 टन।
60 टन कोयला लोड किया, लोड करके फिर ऊपर गया शाफ्ट की तरफ T2, तो T1 प्लस T2 दोनों साइकिल टाइम को जोड़ देंगे तो T1 प्लस T2 साइकिल टाइम निकल जाएगा। मतलब इससे हम लोग क्या निकाले कि 7 टन कोयला को नीचे से ऊपर लेके जाने में जो समय लगेगा वही हमारा साइकिल टाइम होगा। साइकिल टाइम मतलब एक इंस्टेंस का टाइम को साइकिल टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो 7 टन कोयला को ले जाने में हम लोग को जितना समय लगेगा वही हमारा साइकिल टाइम होगा। और क्वेश्चन में साइकिल टाइम ही बोलना निकालने के लिए, तो साइकिल टाइम मतलब 7 टन कोयला को, तो देखिए यहां से हम लोग निकाले कि 24 घंटा में 2000 टन कोयला निकल रहा है, तो एक घंटा में हम लोग 83.33 टन कोयला निकल जाएगा, 24 से डिवाइड कर देंगे तो अब यहाँ पे देखो 83.3 टन कोयला हम लोग को एक घंटा में निकालना है। तो हम लोग को क्वेश्चन में साइकिल टाइम निकालने के लिए हमको 7 टन कोयला कितना समय में निकलेगा अगर वो निकाल देंगे तो साइकिल टाइम निकल जाएगा। तो 83.3 टन कोयला एक घंटा में निकाल रहे हैं, तो एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 7 मतलब 3600 सेकेंड। तो एक टन कोयला निकालने में कितना समय लगेगा, 3600 डिवाइडेड बाय 83.3। उसी तरह से 7 टन कोयला को निकालने में कितना लगेगा, 3600 डिवाइडेड बाय 83.3 इंटू 7, इतना ही निकलेगा। तो ये जब निकला इसको सॉल्व किए तो आ गया 303 सेकेंड। तो हमको मूलभूत से यही निकालना था, 60 टन कोयला को नीचे से ऊपर ले जाने में मतलब एक साइकिल में कितना समय लगेगा, तो वो समय आ गया 303 सेकेंड। ठीक है, वैभव समझ में आया अब तुमको? समझ में आया वैभव तुमको क्वेश्चन? अगर फिर समझ में नहीं आया तो एक बार तुम ये रिकॉर्डेड सेशन एक बार फिर से देखना। कुछ 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 टाइम में ये सेशन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो फिर से तुम लोग देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर अ फ्रिक्शन वाइंडर the pulley of 1.2 mm diameter rotating at 10 rps, ठीक है, रोटेशन पर सेकेंड, हैज अ 180 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट विथ रोप के साथ उसका कांटेक्ट है वो 180 डिग्री का है। इफ म्यू इज 0.5 देन फाइंड द रिक्वायर्ड पावर। हम लोग को रिक्वायर्ड पावर निकालना, नॉर्मल क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड पावर निकालना है। ठीक है, देखो एज्यूम करना है कि टेयर वेट ऑफ जो केज का जो टेयर वेट है वो 500 केजी है। देखो टेयर वेट जो केज का है वो 500 केजी है और पे लोड जो है वो है 1000 केजी का। ठीक है, तो कल कल का जो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे वो फ्रिक्शन वाइंडर पे क्लास करेंगे। मैं अभी बताया फ्रिक्शन वाइंडर और ड्रम वाइंडर, ये दो वाइंडर हम लोग पढ़ेंगे पहले। ये दो वाइंडर एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग और आसानी से और अच्छे से कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चन को मैं कल बताऊं, और ये बताने से पहले मैं ड्रम वाइंडर एक बार समझा दूं अच्छे से क्या होता है, कैसे काम करता है, और फ्रिक्शन वाइंडर उसके बाद मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो आप लोग एक बार ये सेशन को फिर से देख लेना। ठीक है, तो क्लास खत्म करें हम लोग। कल के क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। कल हम लोग थोड़ा थ्योरी टाइप क्वेश्चन, थ्योरी टाइप हम लोग समझेंगे, थ्योरी ड्रम वाइंडिंग, फ्रिक्शन वाइंडर, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइंडर, सेफ्टी डिवाइस वाइंडिंग में क्या होता है, जैसे आज हम लोग पढ़े थे कि डिटैचिंग हुक क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, गुड बाय एवरीवन।